आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। कल यानी पिछले क्लास में हमने गुप्तोत्तर वंश की शुरुआत कर ली थी और उसी कड़ी में मैंने आप सभी को संगम वंश के विषय में लिखवाया था। मैंने कहा था कि मौर्य काल और गुप्त काल के बीच भी एक काल है जो कवियों के सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। उसे हम संगम काल कहते हैं और आपने उसमें कई सारे पॉइंट्स लिखे थे। एक बार पूछताछ के माध्यम से थोड़ा रिवाइज हो जाए। कोई बताएंगे कि सबसे पहला जो कवि सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? अगस्त ऋषि, वेरी गुड। और तीसरे की अध्यक्षता किसने की थी? नकीरट, ठीक है। इस सबको आप संज्ञान में बनाए रखेंगे। दक्षिण भारतीय साम्राज्य में पांड्य, चोल और चेर से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य मैंने कल आप तक पहुंचाए, उन सभी तथ्यों को बराबर रिवीजन करते रहेंगे, क्योंकि जब हम सिविल सेवाओं की अथवा किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो सिलेबस का आकार बड़ा होता है। और जब बड़े सिलेबस को हम कवर करते हैं तो नित्य दिन हर एक टॉपिक पर रिवीजन संभव भी नहीं हो पाता है। तो यह आपका दायित्व होगा कि आप प्रीवियस टॉपिक्स को अपने स्तर पर रिवाइज करते रहेंगे। बीच बीच में टेस्ट सीरीज के माध्यम से मैं आप सभी तक रिवीजन पहुंचाने का प्रयास करूंगा। ठीक है। आज गुप्तोत्तर काल में हर्षवर्धन से होना था, पुष्यभूति वंश से होना था। एक बार हम चंद सेकेंड्स में गुप्तोत्तर काल का पुनः रिव्यू कर लेते हैं। कल मैंने आप सभी को बताया था कि गुप्त के बाद का जो इतिहास है उसे गुप्तोत्तर काल के नाम से जानते हैं, जो छठी से लेकर 8वीं सदी के बीच का इतिहास है। इसको ध्यान रखिएगा। और मैंने यह भी कहा था, इस काल में कुछ उत्तर भारतीय और कुछ दक्षिण भारतीय राजवंश परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। ज्योति, आप बताइए कि उत्तर भारतीय राजवंश कौन कौन से थे? कोई, एनी बॉडी? कल लिखवा दिए थे। गुड। हून था अति महत्वपूर्ण। स्कंदगुप्त को हूनों के पराजय के रूप में याद रखिएगा। स्कंदगुप्त ने हूनों का सफाया कर दिया था एक समय में। तो हून, मौखरी, मैत्रक, ये सब क्या है? महत्वपूर्ण उत्तर भारतीय वंश हैं जो गुप्तोत्तर काल से संबंध रखते हैं। गौर और पुष्यभूति इस कड़ी में उल्लेखनीय वंशों में से एक है। और इस पांचों में सबसे महत्वपूर्ण पुष्यभूति वंश है जिसकी चर्चा हमने कर ली थी। जबकि दक्षिण भारतीय वंश की बात की जाए तो इक्ष्वाकु वंश की हमने चर्चा की थी। आप सभी को बताया था कि वादामी का चालुक्य, कांची के पल्लव, ठीक है, उसके बाद कदम्ब राजवंश, ये सब आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे। यदि आप ठीक से रिवाइज करेंगे तो बहुत जल्द आपका रिजल्ट आ जाएगा। 1 से 1.25 साल यानी 15 से 16 महीने का सही परिश्रम करेंगे तो किसी भी परीक्षा में रिजल्ट आ जाएगा। आगे चलेंगे हम आज के मूल टॉपिक में। हेडिंग बनाकर लिखिए, पुष्यभूति या वर्धन वंश। पुष्यभूति या वर्धन वंश, ब्रैकेट में लिख देंगे छठी से लेकर 7वीं सदी के बीच। छठी से लेकर 7वीं सदी के बीच, ठीक है। छठी से लेकर 7वीं सदी के बीच। सातवीं सदी के बीच। अब जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि संस्थापक कौन होगा इसका, किसने स्थापना की? पुष्यभूति ने स्थापना की। तो लिख दीजिए संस्थापक में पुष्यभूति। संस्थापक पुष्यभूति।
पुष्यभूति। ठीक है, अब राजधानी कहाँ है, इसकी राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर। किस राज्य में है? हरियाणा में है, अंबाला के निकट। तो लिख दीजिए राजधानी थानेश्वर। राजधानी थानेश्वर, ब्रैकेट में अंबाला डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा। ठीक है, अब जैसे कि मैंने पूर्व में चर्चा भी की थी, इस वंश का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक है पुष्यभूति वंश का, वह है हर्षवर्धन। और जब हमने सिलेबस को लिखा था तो आप सभी को लिखवा दिया था कि 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु के साथ ही प्राचीन भारत को तकनीकी तौर पर समाप्त माना जाता है। यानी हर्षवर्धन क्या है, इतिहास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अब इसने क्या किया, इसने कौन कौन से बड़े काम किए? इसने एक काम तो यह किया कि जो पुष्यभूति ने राजधानी थानेश्वर को बनाया था, वहां से इसने राजधानी को उठाकर कहां डाल दिया? कन्नौज में डाल दिया। अभी सुन लेंगे पहले, कन्नौज किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश किसने कहा? कल भी परसों लिखाए थे पंकज जी, कक्षाओं को मिस ना कीजिए। देखिए, अब क्योंकि हम एक खंड को समाप्त करने जा रहे हैं और हमें काफी सीरियस होना चाहिए। अब हमें अब इतना सीरियस हो जाना चाहिए कि अब जो भी 8.5 खंड हैं, यानी 8.5 खंड हैं अब। ठीक है, टोटल 9 खंड हैं, तो 9 खंड में एक खंड का समझिए आधा पर जा रहे हैं, तो 8.5 खंड है। उसमें हमारी पूरी मास्टरी होनी चाहिए। सही से पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। तो कन्नौज उत्तर प्रदेश में है। तो हर्षवर्धन ने सबसे पहला काम यह किया कि राजधानी को ट्रांसफर कर दिया, हरियाणा से उठाकर यूपी कर दिया। ठीक है, और दूसरा जो काम किया तो गौड़ शासक शशांक, जिसने क्या किया था? वेरी गुड, शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। ठीक है, गौतम बुद्ध के संबंधी जो भी स्तूप मठ मठ इत्यादि थे उसको तुड़वा दिया था। बौद्ध धर्म का विरोधी था और गौड़ शासक था। किस राज्य का शासक था? बंगाल का। वेरी गुड। तो हर्षवर्धन ने क्या किया? शशांक को पराजित कर दिया। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो कुछ ऐसे ऐसे कार्य किए जो ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। लेकिन एक शासक हुआ दक्षिण भारत का जिसने हर्षवर्धन को ही हरा दिया। वो कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को परास्त कर दिया। तो आप यदि मुझसे आगे आगे थोड़ा पढ़कर आएंगे विभिन्न स्रोतों से, तो आप क्या होंगे, जवाब देने में सक्षम होंगे। ठीक है, जब मैं पूछताछ करूंगा। और कुछ अभ्यर्थी हैं जो शायद पढ़कर आते भी हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं आते हैं, तो वो भी पढ़कर आएंगे। तो हमने क्या लिखा? संस्थापक में लिखा पुष्यभूति, राजधानी में लिखा थानेश्वर, अंबाला डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा बिंदु लिखिए, इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक। आदित्य जी 3 लाइन छोड़कर लिखेंगे। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक, इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हर्षवर्धन था। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन था, जिसे इतिहास में निम्नलिखित कारणों से याद रखा जाता है। जिसे इतिहास में निम्नलिखित कारणों से याद रखा जाता है। इतिहास में निम्नलिखित कारणों से याद रखा जाता है। ठीक है, अब देखिए किस किस कारण से याद रखेंगे। भाषा पर भी कमांड रखिए, लैंग्वेज पर कमांड रखिएगा तो बहुत जल्दी अधिकारी बन जाइएगा, गजेटेड ऑफिसर बन जाएंगे। तो
पहला पॉइंट लिखिए सबसे पहले। पहला पॉइंट सबको याद है, बताए थे, ह से डैश और ह से डैश, ह से ह्वेनसांग और ह से हर्षवर्धन। चीनी यात्री जो ह्वेनसांग था वो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। तो फर्स्ट पॉइंट यही होगा, लिखिए। देखिए, प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने, प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने, प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने, ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन को क्या किया? कौन सी उपाधि थी? चोर की उपाधि दी। कौन सी उपाधि थी? चोर की उपाधि। कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। ज्योति जी, कितने लोगों ने लिख लिया कि चोर की उपाधि दी? हाथ खड़े करें एक बार। कोई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने लिख लिया चोर की उपाधि दी? ऐसे कैसे अभ्यर्थी? कौन सी उपाधि दी? शिलादित्य की उपाधि दी। कुछ लोगों ने लिख भी लिया कि चोर की उपाधि दी। लिखिए, शिलादित्य की उपाधि दी। इसीलिए कहते हैं पढ़ के आया कीजिए थोड़ा सा। थोड़ा सा पढ़ के, कितने कुछ लोगों ने लिख भी लिया। कमाल के अभ्यर्थी है। लगता है कि हर्षवर्धन जीने देता ह्वेनसांग को, लटका देता फांसी पर। जीने देता। उस टाइम में निरंकुश शासन चल रहा था। किसी लेखक की हिम्मत है कि राजा को चोर की उपाधि दे दे? आगे चलिए, नेक्स्ट पॉइंट। शिलादित्य कभी नहीं भूलिएगा। देखिए, ने हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी को, अपनी राजधानी को थानेश्वर से, थानेश्वर हरियाणा में है, थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया। थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया। थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, कभी नहीं भूलेंगे। स्थानांतरित किया, दो बातें हो गई। पहली बात की वेनसांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि दी, और दूसरी बात की राजनीतिक कारणों से हर्षवर्धन ने क्या किया, राजधानी को ट्रांसफर कर दिया, हरियाणा से उठाकर उत्तर प्रदेश में डाल दिया। ठीक है। अब तीसरी बात की भी अभी हमने चर्चा की कि अपने सगे संबंधियों का बदला लेने के लिए गौड़ शासक, पश्चिम बंगाल का शासक शशांक को पराजित कर दिया। इसको भी लिख दीजिए। देखिए, अपने संबंधियों का बदला लेने के लिए, बदला लेने के लिए अपने संबंधियों का बदला लेने के लिए बंगाल के गौड़ शासक, बंगाल के गौड़ शासक, गौड़ शासक शशांक, शशांक को पराजित किया। ठीक है। तीन अति महत्वपूर्ण बातें हो गई। अब ध्यान रखिएगा एक चीज,
इस शशांक जाति से ब्राह्मण थे और बौद्ध धर्म के कट्टर विरोधी थे। इन्होंने क्या किया था? बोधि वृक्ष को कटवा दिया, और बोधि वृक्ष को कटवाने के साथ साथ कई बौद्ध स्तूपों को नष्ट करवा दिया। इस पॉइंट को आप नोट में लिख सकते हैं, लिख लीजिए। देखिए, शशांक एक ब्राह्मण शासक था। शशांक एक ब्राह्मण शासक था। शशांक एक ब्राह्मण शासक था जिसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया, बोधि वृक्ष को कटवा दिया, जिसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया, कौमा बौद्ध स्तूपों को नष्ट करवा दिया। बौद्ध स्तूपों को नष्ट करवा दिया, नष्ट करवा दिया तथा तथा बौद्ध धर्म के प्रति असहिष्णुता दिखलाई, तथा बौद्ध धर्म के प्रति असहिष्णुता दिखलाई। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हर्षवर्धन ने ओडिशा के शासक, ओडिशा का प्राचीन नाम क्या था? कामरूप, कभी नहीं भूलेंगे। हर्षवर्धन ने ओडिशा के शासक ओडिशा के शासक भास्कर वर्मन, भास्कर वर्मन, भास्कर वर्मन के साथ मित्रता स्थापित की। भास्कर वर्मन के साथ मित्रता स्थापित की। मित्रता स्थापित की। ध्यान रखिएगा इसे। अब हमने अभी अभी चर्चा की है कि हर्षवर्धन के समय में प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था। आप में से कोई अभ्यर्थी सबसे पहले बताएंगे कि ह्वेनसांग की रचना का नाम क्या है? सीयू की। ठीक है, तो इसको भी मेंशन कर दीजिए। देखिए, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया आया एवं सीयू की लिखा। सीयू की लिखा। सीयू की लिखा। अब एक तथ्य का ध्यान रखेंगे कि जब ह्वेनसांग आया था, कब आया था? 630 में, और रहा था 645 तक, 15 साल। लेकिन इन 15 सालों में जो आरंभ का 8 वर्ष है, 8 वर्ष तक ह्वेनसांग कहां रहा? हर्ष के दरबार में रहा। और शेष काल जो है वह भारत में घूमता रहा।
इसको नोट कर लीजिए, लिखवा देते हैं। लिखिए हर्ष लिखिए ह्वेनसांग भारत में 15 वर्ष रहा। ह्वेनसांग भारत में 15 वर्ष तक रहा। 15 वर्ष तक रहा। ठीक है, 15 वर्ष तक रहा। ब्रैकेट में 630 से 645 ईस्वी। 630 से 645 ईस्वी। 630 से 645 ईस्वी। ठीक है, जिसमें 8 वर्ष हर्ष के दरबार में रहा। जिसमें 8 वर्ष हर्ष के दरबार में रहा। हर्ष के दरबार में रहा एवं शेष समय बाकी भारत में घूमता रहा। ठीक है, सभी तथ्य आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब अगले तथ्य पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि वैनसांग भारत आया था इसलिए कि वह महायान शाखा का अध्ययन कर सके नालंदा में। इसको ध्यान रखिएगा। और इस कड़ी में वह कांची भी गया। कांची तमिलनाडु में है। कांची की भी यात्रा की। और साथ साथ जहां जहां हर्षवर्धन के समय में सभाएं हुई उन जगहों पर भी ह्वेनसांग साथ साथ गया। इस कड़ी में ब्राह्मणों के विरोध का उसे सामना करना पड़ा, क्योंकि ब्राह्मण क्या थे, समाज के सर्वोच्च तबकों में से एक थे और पांडित्य के क्षेत्र में उनका एक अधिकार था। ब्राह्मणों ने हर्षवर्धन को कई जगहों पर स्वीकार नहीं किया। कहा कि विदेश का एक व्यक्ति है ना, वह सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकता है। इस तरह की बातें कही। इन पॉइंट्स को भी हम लिखने की कोशिश करेंगे, लिख लेंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, हर्षवर्धन ने कांची की यात्रा की तमिलनाडु, ब्रैकेट में गलत दिखा दिया, ह्वेनसांग ने, हर्षवर्धन नहीं, ह्वेनसांग ने। ह्वेनसांग ने कांची की यात्रा की। ह्वेनसांग ने कांची की यात्रा की। कांची की यात्रा की, ब्रैकेट में तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। अगले तथ्य पर ध्यान देंगे। हर्षवर्धन के समय में 2 बार सभा का आयोजन हुआ था। एक सभा का आयोजन हुआ था कन्नौज में और दूसरी सभा का आयोजन हुआ था प्रयाग में। दोनों उत्तर प्रदेश में है। और दोनों सभाओं में हर्षवर्धन के साथ ह्वेनसांग ने हिस्सा लिया, जिसका ब्राह्मणों ने क्या किया, कड़ा विरोध किया। तो याद रखिएगा, इसको लिख दीजिए। देखिए, ध्यान रखें कि ध्यान रखें कि ह्वेनसांग ने ध्यान रखें कि ह्वेनसांग ने हर्ष के द्वारा आयोजित आयोजित कन्नौज एवं प्रयाग। ध्यान रखें कि ह्वेनसांग ने हर्ष के द्वारा आयोजित कन्नौज एवं प्रयाग कन्नौज एवं प्रयाग
ब्रैकेट में उत्तर प्रदेश की सभा में हिस्सा लिया, की सभा में हिस्सा लिया, हिस्सा लिया, जहां उसे, जहां उसे ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। ब्राह्मणों के प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। ठीक है, याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए अगले बिंदु में। देखिए, ह्वेनसांग के भारत आने का मुख्य उद्देश्य, ह्वेनसांग के भारत आने का मुख्य उद्देश्य, भारत आने का मुख्य उद्देश्य कुमारगुप्त द्वारा स्थापित, वरुण कुमार जी बताएंगे कुमारगुप्त ने किस चीज की स्थापना की थी? जल्दी। वेरी गुड, पंकज जी ने सही जवाब दिया है। कुमारगुप्त के द्वारा स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय में, नालंदा विश्वविद्यालय में महायान शाखा का अध्ययन करने आया था। महायान शाखा का अध्ययन करने आया था। उस समय नालंदा के चांसलर कौन थे? गुड। लिखिए, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर आचार्य शीलभद्र थे। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का चांसलर आचार्य शीलभद्र थे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जब मैंने गुप्तोत्तर काल की चर्चा शुरू की तो मैंने इस कड़ी में कुछ उत्तर भारतीय और कुछ दक्षिण भारतीय राजवंश की चर्चा की थी, जिसमें हम बादामी के चालुक्य की चर्चा भी कर रहे थे। अपनी कॉपी यदि आप देखेंगे, वहां लिखा हुआ है कांची के पल्लव, इक्ष्वाकु वंश, ठीक है, बादामी के चालुक्य, कदम वंश, इत्यादि इत्यादि। तो एक समय के बाद जब हर्षवर्धन की इच्छा दक्षिण अभियान की हुई कि दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त कर लें, तो वादामी वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने, ठीक है, वादामी के शासक, चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने इन्हें कड़ी टक्कर दी, और ऐसी टक्कर दी कि नर्मदा नदी के पार नहीं जाने दिया, परास्त कर दिया, और हर्षवर्धन को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद यह केवल उत्तर भारत के सम्राट रह गए थे, दक्षिण अभियान में कभी सफल नहीं हो पाए थे। इस तथ्य को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको लिख दीजिए। लिखिए, अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि हर्षवर्धन के समय में, हर्षवर्धन के समय में चालुक्य शासक, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य शासक पुलकेशिन
द्वितीय ब्रैकेट में बादामी ब्रैकेट में बादामी के साथ युद्ध हुआ जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई एवं पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को एवं पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी तक रोक कर रख दिया। नर्मदा नदी तक रोक कर रख दिया। रोक कर रख दिया। ठीक है, अब आप लोग जवाब देंगे इसकी चर्चा कहां पर मिलती है, इस बात का कहां उल्लेख है इस युद्ध का। वेरी गुड, एहोल अभिलेख किसने। वेरी गुड, चलिए इसको भी लिख दीजिए। लेकिन इस युद्ध की चर्चा रवि कीर्ति के एहोल अभिलेख से मिलती है। रवि कीर्ति के एहोल अभिलेख से मिलती है। ठीक है, ब्रैकेट में कहीं लिख दीजिएगा रवि कीर्ति जैनी थे और पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे, कहीं मेंशन कर देंगे, याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यह युद्ध 618 ईस्वी में लड़ा गया था। यह युद्ध 618 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे। अब हर्षवर्धन के विषय में और भी कुछ बातें उल्लेखनीय हैं। जैसे हमने गुप्त काल में पढ़ा था कि गुप्त शासकों ने ब्राह्मणों और मंदिरों को सबसे अधिक भूमि अनुदान में दिया था। उसी तरह से हर्षवर्धन ने क्या किया, ब्राह्मणों और अधिकारियों को सबसे अधिक भूमि अनुदान में दिया। इस तथ्य को भी ध्यान में रखेंगे और यह ध्यान रखेंगे कि हर्षवर्धन ने स्वयं को उत्तर भारत का क्या कहा, उत्तरापथ कहा, सकल उत्तरापथ। ठीक है, या उत्तरापथ स्वामी, यानी उत्तर भारत का राजा कहा अपने आप को, स्वामी कहा अपने आप को। दक्षिण भारत में नहीं पहुंच पाया तो दक्षिण भारत का टैग अपने ऊपर नहीं लगाया, लेकिन वो अपने आप को संपूर्ण उत्तर भारत का सम्राट मानता था। तो ये दो तथ्य फिर क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसको भी लिख लेते हैं। देखिए, हर्षवर्धन के समय समय ब्राह्मणों और अधिकारियों को भूमि अनुदान में दिया गया। ब्राह्मणों और अधिकारियों को भूमि अनुदान में दिया गया। भूमि अनुदान में
दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हर्षवर्धन ने स्वयं को सकल उत्तरापथ हर्षवर्धन ने स्वयं को सकल उत्तरापथ एवं उत्तरापथपति उत्तरापथपति यानी उत्तर भारत का स्वामी कहा। उत्तर भारत का स्वामी कहा। उत्तर भारत का स्वामी कहा। स्वामी कहा। ठीक है, सभी उपाधियों को ध्यान में रखिएगा। तिलादित्य की उपाधि किसे मिली थी? किसने दिया था? वैनसांग ने दिया था। इसको भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, उत्तरापथ पति को भी नहीं भूलेंगे, सकल उत्तरापथ को भी नहीं भूलेंगे। ये सब परीक्षा के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान रखिएगा कि हर्षवर्धन ने कब से कब तक शासन किया? 607 से लेकर 647 तक शासन किया। इसको भी लिख दीजिए। देखिए, हर्षवर्धन ने 606 से लेकर 647 तक शासन किया। 606 से 647 तक पूरे उत्तर भारत पर शासन किया। ये लिख दीजिए, पूरे उत्तर भारत पर शासन किया। छह सौ सैंतालीस के बाद कौन सा काल शुरू होता है इतिहास में? मध्यकाल शुरू हो जाता है। तो यानी एक क्लास यदि हम बूस्टर फैक्ट्स को आज के बाद दे देंगे, थोड़ा लंबा चलेगा और क्वेश्चन की प्रैक्टिस वगैरह कर लेंगे, उसके बाद हम अगले क्लास से मध्य भारत को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने काल भी देख लिया। 606 से लेकर 647 तक हर्षवर्धन ने शासन किया। यह आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब इसने एक और शासक को परास्त किया था, पल्लवी के शासक को। क्या नाम था शासक का? ध्रुवसेन। इसको भी लिख लीजिए। लिखिए, पल्लवी के मैत्रक शासक, पल्लवी के मैत्रक शासक, पल्लवी के मैत्रक शासक ध्रुवसेन द्वितीय को हराया। पल्लवी के मैत्रक शासक ध्रुवसेन द्वितीय को हराया। ध्रुवसेन द्वितीय को हराया। हराया। ठीक है, एक आध बातें और जो लिखनी हो सकती हैं। आप सभी ने मौर्य साम्राज्य के समय बौद्ध सम्मेलनों का अध्ययन किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम 4 बौद्ध सम्मेलन तो आपको याद ही होगा। ठीक है, सुनील जी, आप बताएंगे कि पहला बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था, किसने अध्यक्षता की थी, किसके समय हुआ था? ऐसे याद करेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। वेरी गुड, अजात शत्रु के समय हुआ था। दूसरा किसके समय हुआ था, कौन बताएंगे? कालाशोक के समय हुआ था, वैशाली में। वेरी गुड। तीसरा किसके समय हुआ था? अशोक के समय में। अध्यक्षता किसने की? सवाकामी ने की थी। चौथा किसके समय हुआ था? उल्टा उल्टा कह दिया हमने, मोगलीपुत्ती से होगा तीसरे का, चौथे का होगा सवाकामी। हाँ, चौथा किसके समय हुआ था?
एक मिनट, दोबारा से उल्टा हो गया, नहीं, एक बार दोबारा से मिला लेते हैं। पहला हुआ था अजात शत्रु के समय में, ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप, ठीक है। दूसरा कालाशोक के समय में, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है। तीसरा अशोक के समय में, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? और चौथा कनिष्क के समय कुंडल वन में, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र। और पांचवा कहां हुआ था? कन्नौज में हुआ था, ठीक है, इसको भी लिख लीजिए, महत्वपूर्ण है। और तीसरा को कभी नहीं भूलेंगे, जो अशोक के समय में हुआ था, बहुत पूछा जाता है, लिख दीजिए। इस कड़ी में, इस कड़ी में पांचवा बौद्ध सम्मेलन, पांचवा बौद्ध सम्मेलन, पांचवा बौद्ध सम्मेलन हर्षवर्धन के समय, हर्षवर्धन के समय कन्नौज ब्रैकेट में यूपी, यूपी में हुई थी, हुई थी, हुई थी, ब्रैकेट में लिख दीजिए, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है, ठीक है। जबकि, जबकि कहीं कहीं पर म्यांमार की भी चर्चा है, कहीं कहीं पर म्यांमार की भी चर्चा है, तो ध्यान रखिएगा। इसीलिए चार तक ही लिखवा दिए थे, कि चार तक परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखिए। पांचवा के विषय में ऐसा उल्लेख है कहीं कहीं पर कि हर्ष के समय में हुआ था कन्नौज में, लेकिन कहीं कहीं पर चर्चा है कि म्यांमार में हुआ था, और म्यांमार में 1871 में हुआ था, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये तो बहुत पहले का डाटा है, तो पांचवें के विषय में थोड़ा सा क्या है, मतभेद है विद्वानों के बीच। लेकिन आप दोनों पॉइंट्स को यहां पर याद रखेंगे, ठीक है। तीसरे को नहीं भूलिएगा, जो अशोक के समय में हुआ था। और पहला बौद्ध सम्मेलन कितने ईस्वी में हुआ था? और दूसरा 383, ठीक है, ठीक है। और बुद्ध की मृत्यु किसके द्वारा अर्पित भोजन के बाद हो गई थी? चुंद के द्वारा। चुंद जाति से क्या था? जाति से लोहार था, ठीक है। और जो भोजन दिया उसका क्या नाम है पाली भाषा में? शुक्र माधव, ठीक है। आगे चलेंगे, हम हर्षवर्धन में हैं। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए हर्ष ने नालंदा विश्वविद्यालय के संचालन के लिए, हर्ष ने नालंदा विश्वविद्यालय के संचालन के लिए, नालंदा विश्वविद्यालय के संचालन के लिए 100 से अधिक गांव दान में दिए। 100 से अधिक गांव दान में दिए। 100 से अधिक गांव दान में दिए, दान में दिए। और आप सभी को बता दिया था कि नालंदा का विध्वंस किसने किया? बख्तियार खिलजी ने। अंतिम विध्वंस कब कर दिया? 1203 में। इसको भी ध्यान रख लेंगे, बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने देखा कि 100 से अधिक गांव हर्षवर्धन ने नालंदा के संचालन के लिए दिया था। अब एक बात ध्यान में रखेंगे, जो डकैती है, डकैती, डकैती को हर्ष के समय में दूसरा राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी, द्वितीय राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी, ठीक है। और हर्षवर्धन की जो के समय जो आय है राज्य की, उस आय को 4 भागों में बांटकर देखा जाता है। इस दोनों पॉइंट को लिख देंगे। देखिए हर्ष के समय
हर्ष के समय, हर्ष के समय वेन्सांग के अनुसार, हर्ष के समय वेन्सांग के अनुसार वेन्सांग के अनुसार आय को, इनकम को 4 भागों में बांटा जाता है। 4 भागों में बांटा जाता है, जबकि डकैती को दूसरा राजद्रोह कहा गया। जबकि डकैती को दूसरा राजद्रोह कहा गया। दूसरा राजद्रोह कहा गया। ध्यान रख लेंगे इसे। तो आप में से कोई अभ्यर्थी बताइए कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, कहाँ के थे? ये कौन बताएंगे? ये बिहार के छपरा जिले के थे। देखिए, हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट, हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट बिहार के छपरा जिले के थे। बिहार के छपरा जिले के थे। बिहार के छपरा जिले के थे। नहीं भूलेंगे इसको। उन्होंने मुख्यतः 2 पुस्तकें लिखी। उन्होंने मुख्यतः 2 पुस्तकें लिखी। क्या क्या लिखा? कादंबरी। पहला लिखी हर्षचरितम और दूसरा कादंबरी। हर्षचरितम और दूसरा कादंबरी। कादंबरी। ठीक है। लेकिन इस कड़ी में यह भी ध्यान रखेंगे कि हर्षवर्धन स्वयं भी उच्च कोटि के विद्वान थे और उन्होंने खुद 3 नाटक लिखे, जिसे पीएनआर के नाम से जानते हैं। ठीक है। क्या नाम है नाटकों का जो हर्ष ने लिखे? प्रियदर्शिका। वेरी गुड। देखिए, हर्षवर्धन ने स्वयं 3 नाटक लिखे। हर्षवर्धन ने स्वयं 3 नाटक लिखे। का ट्रिक है पीएनआर। ट्रेन में पीएनआर नंबर इशू किया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी कोई बताएंगे? जो रेलवे पीएनआर नंबर इशू करती है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पैसेंजर्स नेम रिकॉर्ड। उसी तर्ज पर आप याद रख लेंगे इसे पीएनआर से। प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रेलवे की परीक्षा में सबसे अधिक पूछा जाता है यह क्वेश्चन। ठीक है। इस तीनों की रचना किसने की? हर्षवर्धन ने की। और ये तीनों कौन सी विधा है? नाटक है, ड्रामा है। कालिदास के नाटक कौन से हैं? 3 नाटक। विक्रम उर्वशीयम। ठीक है, याद तो किया है आप लोगों ने। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हर्ष की मृत्यु 647 ईस्वी में हुई। हर्ष की मृत्यु 647 ईस्वी में हुई। हर्ष की मृत्यु 647
47 ईस्वी में हुई हुई और और उसकी मृत्यु के साथ ही उसके मृत्यु के साथ ही तकनीकी तौर पर तकनीकी तौर पर प्राचीन भारत का अंत हो जाता है। उसकी मृत्यु के साथ ही तकनीकी तौर पर प्राचीन भारत का अंत हो जाता है। ठीक है, प्राचीन भारत का अंत हो जाता है, अंत हो जाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने लगभग 40 कक्षाओं के माध्यम से इस बार काफी विस्तार में प्राचीन भारत को भी देखा। इसके साथ ही हमने करंट अफेयर्स के खंड को भी देखा। हम कई फैक्टर्स पर एक साथ काम कर रहे हैं। अब इसमें और भी कुछ बातें हैं जो प्राचीन भारत से जुड़ी है, जैसे जो छोटे छोटे दक्षिण भारतीय राजवंश आपको लिखवा दिए, इक्ष्वाकु वंश लिखवा दिया, ठीक है, पल्लव के बारे में लिखवा दिया। तो उस 3-4 वंशों के विषय में एक एक दो दो पॉइंट्स हैं, उसे हम आज लिख लेंगे और एक बड़ी कक्षा इसके बूस्टर फैक्ट्स को देंगे कि गुप्तोत्तर काल से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, और साथ ही हम टेस्ट सीरीज का भी अभ्यास एक क्लास में कर लेंगे। उसके बाद जो अगली क्लास होगी वो मध्यकालीन भारत की होगी, और फिर मध्यकालीन का सिलेबस लिखेंगे। आप सभी लोग उस दिन भी प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि सिलेबस जब भी मैं लिखवाता हूँ तो विस्तार के साथ उसकी मैं व्याख्या करता हूँ, आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो अभी कुछ पॉइंट्स आज और लिख लीजिए। जो छोटे छोटे दक्षिण भारतीय राजवंश थे उसके विषय में लिख लीजिए। लिखिए, सबसे पहला कौन सा था? इक्ष्वाकु। तो हेडिंग में दे दीजिए इक्ष्वाकु वंश। एक एक दो दो बिंदु सबके विषय में लिख लेते हैं। इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु वंश। अब ये कौन थे, कहां से आए? तो ये सातवाहनों के सामंत थे। वही सातवाहन जिसने शीशे का सिक्का चलाया था, वही सातवाहन जिसके वंश में मातृ प्रधानता थी, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, कभी नहीं भूलेंगे। सातवाहन वंश आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसका एक और भी नाम है, कौन सा वंश कहते हैं उसे? आंध्र वंश भी कहते हैं। ठीक है, तो इस सब को ध्यान रखिएगा। तो पहला पॉइंट लिख दीजिए, ये सातवाहनों के सामंत थे। सातवाहनों के सामंत थे। देखिए, इन्होंने इन्होंने नागार्जुन कोंडा एवं धरनी कोंडा में नागार्जुन कोंडा एवं धरनी कोंडा में ब्रैकेट में कृष्णा नदी, नागार्जुन कोंडा एवं धरनी कोंडा में स्मारकों का निर्माण किया। स्मारकों का निर्माण किया। स्मारकों का निर्माण किया। इन दो बातों को याद रख लेंगे। इसमें छोटे छोटे राजवंश हैं और एक आध फैक्ट्स सब में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लिखिए चालुक्य, हेडिंग में चालुक्य वंश। अभी भी चर्चा की थी कि इसी वंश का शासक पुलकेशिन द्वितीय था, जिसने उत्तर भारत के सबसे ताकतवर सम्राट जो उस समय में थे हर्षवर्धन परास्त कर दिया और नर्मदा के किनारे रोक कर रख दिया। तो यह वंश भी थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब चालुक्यों के बारे में जानकारी कहां से मिलती है, यह पहला पॉइंट होगा। तो लिखिए, बादामी के
वादामी के, ध्यान रखिएगा एक चीज, वातापी को ही बादामी कहते हैं आज के समय में। पहले इसका नाम क्या था? वातापी। देखिए, बादामी के चालुक्यों के इतिहास को जानने के लिए, चालुक्यों के इतिहास को जानने के लिए दो स्रोत सबसे महत्वपूर्ण हैं। दो स्रोत सबसे महत्वपूर्ण हैं। दो स्रोत सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहला, रवि कीर्ति का एहोल अभिलेख। रवि कीर्ति का एहोल अभिलेख। और दूसरा, बिल्हन का विक्रमांक देव चरितम। बिल्हन का विक्रमांक देव चरितम। बिल्हन का विक्रमांक देव चरितम। नेक्स्ट पॉइंट, इस वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक पुलकेशिन द्वितीय थे। इस वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक पुलकेशिन द्वितीय थे। पुलकेशिन द्वितीय थे, जिन्होंने हर्षवर्धन को हराया। जिन्होंने हर्षवर्धन को हराया। हर्षवर्धन को हराया एवं इनके शासन प्रशासन में पहली बार, इनके शासन प्रशासन में पहली बार महिलाओं को उच्च पद दिया गया। महिलाओं को उच्च पद दिया गया। महिलाओं को उच्च पद दिया गया। लास्ट पॉइंट, इस साम्राज्य का विघटन राष्ट्रकूटों ने किया। इस साम्राज्य का विघटन राष्ट्रकूटों ने किया। राष्ट्रकूटों ने किया। ठीक है। एक और महत्वपूर्ण वंश था चारों में से, कांची के पल्लव। इसको भी आज लिख ही लीजिए, हेडिंग में लिखिए कांची के पल्लव। कांची के पल्लव। पल्लव। फर्स्ट पॉइंट देखिए, संस्थापक सिंह विष्णु। संस्थापक सिंह विष्णु। सिंह विष्णु। राजधानी कांची। राजधानी कांची, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, वर्तमान में कांचीपुरम। कांचीपुरम। अब इसका सब हेडिंग बनाकर लिखिए, महत्वपूर्ण शासक एवं उपलब्धियां। महत्वपूर्ण शासक एवं
उपलब्धियां। उपलब्धियां। अब इसमें किसका नाम उल्लेखनीय होगा? आपने महेंद्र वर्मन प्रथम का नाम सुना होगा, अति महत्वपूर्ण है। पहले शासक का नाम लिखिए, महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम। फर्स्ट पॉइंट देखिए, यह हर्षवर्धन के समकालीन था। यह हर्षवर्धन के समकालीन था। देखिए, इन्होंने एक नाटक लिखा। इन्होंने एक नाटक लिखा जिसका नाम था जिसका नाम था मत्त विलास प्रहसन। मत्त विलास प्रहसन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन्होंने इन्होंने शैव संत अय्यर के प्रभाव में आकर शैव संत अय्यर के प्रभाव में आकर आकर अपना जैन धर्म छोड़ दिया। अपना जैन धर्म छोड़ दिया। अपना जैन धर्म छोड़ दिया। छोड़ दिया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन्होंने चित्रकार पुली इन्होंने चित्रकार पुली एवं विचित्र चित्त की उपाधि धारण की। चित्रकार पुली एवं विचित्र चित्र की उपाधि धारण की। उपाधि धारण की। ठीक है। अगले शासक का नाम लिखिए, नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम। देखिए, इन्होंने फर्स्ट पॉइंट इन्होंने वातापी कोंड वातापी कोंड की उपाधि धारण की। की उपाधि धारण की क्योंकि क्योंकि इन्होंने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। क्योंकि इन्होंने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को हराया था।
कभी नहीं भूलिएगा इसे। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हराया था और पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने हराया था और हराकर वातापीकोंड की उपाधि धारण की थी। अति महत्वपूर्ण है, नोट लिख दीजिए। ठीक है, एक नोट लिख लीजिए। आप लोग ध्यान देंगे कि चट्टानों को काटकर जो मंदिर बनाने की प्रथा शुरू हुई वो इन्हीं के समय में हुई थी। नोट में यही पॉइंट लिखेंगे। लिखिए, पहला शासक क्या था? महेंद्र वर्मन। ठीक है, महेंद्र वर्मन के समय हुई थी। इसको लिख दीजिए। लिखिए, महेंद्र वर्मन के समय, महेंद्र वर्मन के समय चट्टानों को काटकर मंदिर बनाने की कला प्रारंभ हुई। ठीक है, चट्टानों को काटकर मंदिर बनाने की कला प्रारंभ हुई हुई एवं इस कड़ी में महाबलीपुरम का रथ मंदिर उल्लेखनीय है। इस कड़ी में महाबलीपुरम का रथ मंदिर उल्लेखनीय है। यह महेंद्र वर्मन के समय से शुरू हुआ था। ये किस वंश के शासक हैं? अभी हम किस पल्लव वंश का अध्ययन कर रहे हैं। तो पल्लवों ने ही पत्थर को काटकर मंदिर बनाने की कला की शुरुआत की थी। महाबलीपुरम के रथ मंदिर को नहीं भूलेंगे इस कड़ी में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नरसिंह वर्मन प्रथम ने मामल्लपुरम शहर की नींव रखी। नरसिंह वर्मन प्रथम ने मामल्लपुरम शहर की नींव रखी। शासक का नाम लिखिए, नरसिंह वर्मन द्वितीय। लिखिए, फर्स्ट पॉइंट, इन्होंने महाबलीपुरम के शोर मंदिर, तालाविशा ओकार र, महाबलीपुरम के शोर मंदिर, शोर मंदिर की नींव रखी। नींव रखी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन्होंने कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, ब्रैकेट में कांचीपुरम। ठीक है, टॉपिक देकर छोड़ दीजिए बूस्टर फैक्ट्स। एक लंबी कक्षा लेंगे और एक लंबी कक्षा में प्राचीन भारत संपूर्णता के साथ समाप्त हो जाएगा और उसके बाद एक टेस्ट सीरीज भी साथ साथ देखेंगे और फिर हम मध्यकाल में चलेंगे। आप लोग मुझसे आगे आगे पढ़कर आएंगे ताकि टॉपिक्स को आप बेहतर से समझ सकें, इन डेप्थ समझ सकें। और अब आपका काम क्या रहेगा? आपका काम रहेगा कि जब मध्यकाल शुरू होगा एक कक्षा के बाद, तो प्राचीन भारत का अपने स्तर पर अध्ययन करते रहेंगे। मैं बीच बीच में आपसे विभिन्न तथ्य पूछता रहूँगा, टेस्टों के माध्यम से भी हम रिवाइज करते रहेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूँ।
किसी अभ्यर्थी को प्राचीन भारत के संदर्भ में कोई और जानकारी चाहिए तो पूछ सकते हैं। देखिए, दान और अनुदान में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, एक सामान्य सा फर्क है कि जब एक राजा किसी को बसने के लिए जमीन देता है अथवा कोई संपत्ति देता है तो अनुदान कहलाता है। और अनुदान का उद्देश्य धार्मिक नहीं होता है, ठीक है। अनुदान का उद्देश्य होता है कि समाज में जिस व्यक्ति के पास अभाव है उसको सहायता करना, ये एक समाज सेवा है। लेकिन जब हम धर्म के उद्देश्य से, पुण्य के उद्देश्य से किसी को कोई वस्तु देते हैं, यह देने से मुझे इहलोक या परलोक में पुण्य की प्राप्ति होगी, तो इस भाव से दिए गए वस्तु को दान कहते हैं। ये फर्क है। लेकिन राजा जब किसी को देते हैं अनुदान तो सहायता के पर्पज से देते हैं, तो सहायता के पर्पज से दी गई वस्तु अनुदान कहलाती है, ठीक है। आज के क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों को क्लास कैसी लगी अब तक? प्राचीन भारत समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अब आपका दायित्व रहेगा कि आप अपने स्तर से जी जान लगाकर इसका रिवीजन करेंगे। इतने तथ्य यदि मास्टरी कर लेते हैं तो किसी भी परीक्षा में प्राचीन भारत में दिक्कत नहीं होगी। बताइए। देखिए, ऐसा है कि जब इतिहास में कालखंड को बांटा जाता है तो उसके कुछ मानक होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं। इसके बाद का जो काल है आप पढ़ेंगे इतिहास में, वो मुस्लिम आक्रांताओं का काल है, इस्लामिक आक्रांताओं का काल है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, विदेशी आक्रमण भारत पर होने लगे। तो अब तक क्या था, अब तक इसी देश के शासक इसी देश में शासन कर रहे थे। लेकिन अब जो अगला खंड आएगा उसमें फॉरेन अटैक्स होंगे। क्या होगा फिर, खंड बदल जाएगा यहाँ से। और जिन एकाध शासकों ने हरा दिया, या आप पढ़ेंगे कि त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट के विषय में, तो बाद में लुप्त हो गए, वो टिक नहीं सके अधिक दिन। उनका नाम परीक्षा के दृष्टिकोण से उतना उल्लेखनीय नहीं होता है। अब जो हम पढ़ेंगे मध्यकाल में, तो मध्यकाल को 3 चरणों में बांट कर देखेंगे। आप देखेंगे कि वहाँ आरंभ से ही विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण भारत में हो जाता है, क्योंकि इतिहास की क्या हुई, स्थिति बदल गई। अब इस देश का शासन कोई दूसरे देश का व्यक्ति संभालेगा, इसीलिए उसे मध्यकाल का नाम दिया गया। और फिर देखेंगे जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने मुगलों के शासन का अंत कर दिया, और फिर से इतिहास का चक्र पलट गया। तो वहां से क्या हुआ, आधुनिक भारत की शुरुआत हुई। क्योंकि ज्ञान विज्ञान, यूरोपीय खोजें, जहाज़ों का निर्माण, फैक्ट्रियों का निर्माण, औद्योगिक क्रांति, इस तरह की चीज़ें, समाजवाद जैसी अवधारणा, आधुनिक लेखकों के विचार, रूसो, कार्ल मार्क्स इत्यादि बहुत सारे राइटर्स आए। उसके बाद कई तरह की अवधारणाएं आई उसके बाद। और देखिएगा कि जब पुर्तगालियों ने वैश्विक खोज शुरू की तो उस करीब में वास्को डिगामा का नाम महत्वपूर्ण है, कोलंबस का नाम महत्वपूर्ण है, ठीक है। और नए नए ज्ञान विज्ञान के प्रयोग और आविष्कार ने क्या किए, ऐसे ऐसे यंत्र बनाए जिससे दुनिया में एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन आसान हो गया, व्यापार को बढ़ावा मिला। और व्यापार फिर से क्या हुआ, आधुनिक शासन पद्धति में बदल गया, पुलिस डिपार्टमेंट की स्थापना हुई। उसके बाद देखेंगे आपकी सेना को क्या किया गया, अत्याधुनिक बनाया गया। उसके बाद AK-47 राइफल का प्रयोग शुरू हुआ जो कलाश्निकोव ने बनाया था। वहां से भी एक और चक्र बदलता है, तो वहां से आधुनिक भारत हो जाता है, ठीक है। तो यही कुछ तर्क हैं, यही कुछ मानक हैं जो इतिहास के खंडों को बांट देते हैं, ठीक है। उम्मीद कर, कोई बात नहीं, आप एक बार कक्षा कर लेंगे तो आपकी सारी जो दुविधाएं हैं वो क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं हो। बस रिवाइज करते रहिएगा। देखिए, कोई व्यक्ति 100% परिपक्व नहीं हो सकता, परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन यदि आप लगातार अभ्यास में रहते हैं तो आप चीज़ों को स्मरण करते रहते हैं। फिर क्या होता है कि उस दौरान जब परीक्षाएं देते हैं उसमें गलतियां नहीं करते हैं और वहीं सफलता मिल जाती है, ठीक है। भूलने की प्रवृत्ति हर मनुष्य में है, कोई मनुष्य दुनिया में ऐसा नहीं है जो कभी नहीं भूलेगा। लेकिन एक होता है कि पूरा साफ हो जाना, और एक होता है कि नहीं, दशमलव में 0.1% भूल गए, तो वो सामान्य बात है, सामान्य मानवीय प्रकृति है। लेकिन 99% बातों को आपको संज्ञान में रखकर चलना होता है, ठीक है। देखते हैं, यदि कल मुझे मौका मिलेगा तो कल भी क्लास हो सकती है, ये कल बता देंगे। और एक क्लास चाहिए बूस्टर फैक्ट के लिए, उसके बाद तो फिर मध्य में प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है। अब ग्रुप को लीव कर सकते हैं। सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट।